Assalamu alaikum everyone. Today my topic is critical analysis. First of all, we study the overview of the critical analysis. How to write a critical analysis. इसी तरह now how to study critically, how to write critically, how to do a critical analysis. जब ये दोनों चीज़ें हाउ टू स्टडी क्रिटिकली, हाउ टू राइट क्रिटिकली, जब ये दोनों चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आप आसानी से किसी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये लिटरेचर के अंदर बहुत ही यूज़ होता है। आया कि आपकी कोई भी लिटरेरी थिंग, आया कि वो, इससे हमने अंदाज़ा करना है कि आया कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ये हमें कैसे मालूम करना है, ये हमें क्रिटिकल एनालिसिस से ही पता चलता है। इसी तरह हमने हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस, हमने उसका क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है। अ क्रिटिकल एनालिसिस एग्जामाइन एन आर्टिकल और अदर वर्क टू डिटरमाइन हाउ इफेक्ट द पीस मेक एन आर्ग्यूमेंट और पॉइंट। वो कहता है कि क्रिटिकल एनालिसिस को लिखने से पहले हम किसी नावल, एपिक, पोएम या पैराडाइज लॉस्ट या कोई मॉक होगी, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है कि हमें क्रिटिकल पढ़ना आता हो। चाहे अगर आपको पता नहीं होगा, अगर आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पर मेटाफोर, सिमिलर इस्तेमाल किया गया है और कहाँ पर पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और कहाँ पर सब हेडिंग्स का इस्तेमाल किया गया है और कहाँ पर मेन हेडिंग्स थी, इनके इस्तेमाल का दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आप यकीनन कह सकता हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग नहीं कर सकते। इसी तरह सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकली रीड किस तरह किया जाता है। इसी तरह क्रिटिकली रीड करने के लिए हमें 6 पॉइंट्स हैं। इसी तरह आइडेंटिफाई द ऑथर्स थीसिस, नोट ऑल मेन आइडियाज़, रिसर्च एंड फैमिलियर मटेरियल, describe the work in your own words, identify an appeal used, evaluate how well the authors conveyed meaning। इसी तरह इनमें हमने 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ऑथर्स थीसिस, डिटरमाइन व्हाट द ऑथर इज आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट, what the context of the writer may be, feminism, children rights, identify the thesis of a creative work, movie और painting। इसमें दोस्तों आपने ऑथर्स का मेन आर्ग्यूमेंट्स को देखना है कि वो कहना क्या चाहता है। फ़र्ज़ करें कि आप एक ऐसे कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और वह ऐसे फेमिनिज़म पर है या चिल्ड्रन राइट्स के बारे में है या वुमेन राइट्स के बारे में है। अगर ऐसे में औरतों की आज़ादी के बारे में लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फेमिनिज़म के बारे में है। अगर दोस्तों वो बच्चों के हकूक़ के बारे में, लेबर के बारे में, कि आया कि बच्चों से मजदूरी करवानी चाहिए या नहीं, इसके बारे में पता लिखा हो तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये चिल्ड्रन राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें आपको किसी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस लिखने के बारे में कहा जाता है तो ये नहीं कि वो सिर्फ रिटन फॉर्म में होगा। क्या दोस्तों, ये नहीं कंफर्म नहीं है कि वो सिर्फ रिटन फॉर्म में होगा। वो एक फ़िल्म की सूरत में भी हो सकता है, वो एक पेंटिंग की शेप में भी हो सकता है। रिटन फॉर्म तो आपको बता देती है कि इसमें है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस आपको मैक्सिमम पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पेंटिंग दी जाती है, मिसाल के तौर पर एक पेंटिंग दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो आपने उस पेंटिंग को नोट करना है कि इसके अंदर क्या क्या करैक्टर दिए गए हैं और इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन की गई है। इसी तरह नेक्स्ट है इसके बाद हम देखते हैं नोट ऑल मेन आइडियाज़। इस तरह आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ ऑफ द वर्क इन ऑर्डर टू एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, टाइम, प्लेस। इस तरह वो कहता है जब आप कोई बड़ा नावल पढ़ रहे होते हैं तो उसकी समरी कई पैराग्राफ्स में डिवाइड होती है। इसी तरह ऐसे हो गया, उसका भी पहला ग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इसी तरह फिर बॉडी ग्राफ होता है और फिर कंक्लूजन होता है। इसी तरह आपने ऑल मेन आइडियाज़ को नोट करना है, यहाँ पर कौन सी हेडिंग है, यहाँ कौन सी ज़रूरी बात की गई है। इसी तरह
आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ऑल मेन आइडियाज़ एंड इवेंट्स, आपने उसमें इवेंट्स को भी नोट करना है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रिसर्च अनफेमिलियर मटेरियल। क्या है? रिसर्च अनफेमिलियर मटेरियल। क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने क्या क्या रिसर्च करना है। वो कहता है यूज़ अ डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया to briefly look up word and other materials that you know little to nothing about and research from dictionary and encyclopedia। इसका मतलब क्या है, आपके सामने अगर कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होता, नेवर रीड, तो कोई ऐसी बात आ जाती है कि आप उसके बारे में मालूम ही नहीं होता, तो आपने उसको क्या करना है, स्किप नहीं करना, बल्कि उसको क्या करना है, रिसर्च करें। चाहे उसे डिक्शनरी से रिसर्च करें या उसे इंसाइक्लोपीडिया से रिसर्च करें। असल दोस्तों रिसर्च का क्या मतलब है? रिसर्च का मतलब है तलाश करना। जो राइटर्स तो लिख देता है, हम उसे स्किप कर देते हैं और हमें जो कि सही तरीके से उस बात का मफहूम समझ ही नहीं आता कि राइटर कहना क्या चाहता है, उसके बारे में उसके कहने का मकसद क्या है। इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमें मालूम नहीं होता। इसी तरह रिसर्च फेमिलियर अनफेमिलियर मटेरियल हो गया। नाउ नेक्स्ट वी रीड द डिस्क्राइब द वर्क इन योर ओन वर्ड्स। हमने अपने अल्फाज में कैसे बयान करना है। वो कहता है इसमें आपने अपने माइंड के अंदर एक खाका तैयार कर लेना है। खाका तैयार कर लें, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, अपने ही अल्फाज में आपने उसे क्या करना है, स्टोर कर लेना है, ताकि बाद में आपको लिखने में आसानी हो। इस तरह वो कह रहा है ना, डिस्क्राइब द वर्क इन योर ओन वर्ड। वन ऑप्शन इज मेक टू आउटलाइन द वर्क वाइल द सेकंड इज राइट अ ब्रीफ समरी, ट्राई टू फ्रेज द समरी इन योर ओन वर्ड एज मच एज पॉसिबल। वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले अपने माइंड के अंदर एक खुलासा तैयार कर लेना है, एक खाका, जिसमें आपको एक जगह का भी पता होना था, उस वक्त उस एक्टर ने ये कहा था, उस कैरेक्टर ने ये कहा था, उसमें ये किया था, ताकि जब आपके जहन में वो स्टोर होंगे तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखने में आसानी होगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा जनाब आइडेंटिफाई एंड अपील यूज्ड। वो कहता है कि हमने अपील करनी होती है। इसमें अंदर अपील कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इस तरह की 3 बेसिक टाइप्स ऑफ अपील हैं, पैथोस, लोगोस, एथोस। ठीक है, जो राइटर होता है वो 3 तरह की अपील्स यूज़ करता है। इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है पैथोस। पैथोस जो कि इमोशंस को जाहिर करने की कोशिश करती है, इमोशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे क्या कहते हैं? पैथोस। पैथोस इज़ एन अटेम्प्ट टू अपील टू रीडर्स इमोशंस। ये क्या होगी? पैथोस। एंड नंबर सेकंड इज़ लोगोस। Logos is an attempt to use logic and reason to sway a perspective or opinion। इस तरह लोगोस क्या है? लोगोस जो कि लॉजिकल रीज़न की अपील दी जाती है। इसमें क्या होती है? लॉजिकल रीज़न की अपील दी जाती है। एथोस क्या है? एथोस जो कि क्रेडिबिलिटी अपील होती है, क्रेडिबिलिटी अपील होती है, जो कि राइटर कहता है कि ये मैंने देखा है, ये सुना है, मुझ पर यकीन करो। वो अपने आप पर यकीन जमाना चाहता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आया कि आप उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते। इसी तरह अपील आइडेंटिटी करने के बाद आपने आया वो महसूस किया जो राइटर आपको महसूस करवाना चाहता था। अगर आपने महसूस किया तो राइटर कामयाब हो गया, और अगर आपने महसूस नहीं किया कि वो जो इमोशंस महसूस करवाना चाहता था आपने उन्हें महसूस नहीं किया, तो राइटर नाकाम हो गया और उसका लिटरेरी वर्क कोई अच्छा स्पेशल नहीं था। इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इवैल्यूएट हाउ वेल द ऑथर्स कन्वेड मीनिंग। नाउ डिटरमाइन हाउ इफेक्टिव द ऑथर्स अपील वर फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव एज अ रीडर। इसमें इस रीडिंग का, ये जो क्रिटिकली रीडिंग करनी है, इसका मेन पॉइंट इसके अंदर वो क्या कहता है कि इसमें आपने अंदाज़ा करना है कि ऑथर ने ये बात की और आपको कैसी लगी। आपने इसको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। ये हमने क्रिटिकली रीड कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद हमने ये क्रिटिकली राइट करना सीखना है, हाउ टू राइट क्रिटिकली। इसी तरह राइट करने के भी 9 वेज़ हैं।
9 स्टेप्स हैं। इसी तरह चूज सेवरल नोट वर्दी एरियाज टू एनालाइज, बैलेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आइडेंटिफाई एनी कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग टू द टॉपिक। इसी तरह नंबर 4 है अवॉइड द टर्निंग फोकस इनवर्ड। नंबर 5 है डू नॉट फोकस ऑन समरी। नंबर 6 है समराइज द वर्क। इसी नंबर 7 है ब्रेक इनटू योर क्रिटिक। इसी तरह नंबर 8 है कंक्लूड विद योर फाइन जजमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द चूज सेवरल नोटवर्दी एरिया टू एनालाइज। इसमें हमने क्या करना है, रिव्यू योर क्रिटिकल रीडिंग नोट्स एंड आइडेंटिफाई सेवरल ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन डिपेंड ऑन इन ग्रेटर डिटेल। इस तरह नंबर 2 है सिलेक्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एंड डीपली एनालाइज। दोस्तों इस पैराग्राफ में आपको वो एक सिखा रहा है कि हाउ टू राइट क्रिटिकल एनालिसिस, कि हमने इसको किस तरह लिखना है। इस तरह दोस्तों वो कहता है कि अगर आपको कुछ पैराग्राफ गैर ज़रूरी लगते हैं तो आपने उन्हें क्या करना है, छोड़ देना है। तवज्जो चाहे ना दें, लेकिन कुछ पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं तो उनको आपने सेलेक्ट करना है और उनको आपने डीपली एनालाइज करना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने अब क्या करना है, उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बैलेंस करना है। तो दोस्तों इसमें आपने कुछ खामियां बतानी है और कुछ अच्छाइयाँ बतानी है। आपको जो चीज़ एनालिसिस करने के लिए दी गई है तो उसको आपने पॉजिटिविटी बतानी है और नेगेटिविटी बतानी है। अगर फ़र्ज़ क्या आप उसे पॉजिटिव लेते हैं तो पहले पॉजिटिविटी बयान करनी है और फिर नेगेटिविटी बयान करनी है। इसी तरह और इन्हें क्या करना है, विद प्रूफ के साथ बयान करनी है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी। लेकिन दोस्तों क्रिटिकल एनालिसिस में दोनों को, पॉजिटिविटी को भी और नेगेटिविटी को भी एक्सप्लेन करना होता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा पॉजिटिविटी को बयान करते हैं या नेगेटिविटी को बयान करते हैं। इसी तरह इफ़ यू हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमार्क्स टू मेक अबाउट द सेम पॉइंट और एस्पेक्ट्स यू कैन राइट अ मिक्स्ड पैराग्राफ। इस तरह दोस्तों मैंने इसको एक उर्दू में आपको समझा दिया है और आप ये इंग्लिश रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दोस्तों आइडेंटिफाई कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द टॉपिक। दोस्तों इसको उर्दू में करते हैं। इफ़ द चूज टू राइट अबाउट अ डिस्प्यूटेबल मैटर्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर साइड ऑफ द इशू एंड एक्सप्लेन हाउ द ऑथर डिड और डिड नॉट सक्सीड इन आर्ग्यूइंग अगेंस्ट इट। अगर इस टॉपिक के ऊपर या किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी लैटिन टर्म या लैटिन पोइट्री यूज़ की गई है या कोई भी पैराडॉक्स या पुरानी बात की गई है और उसके सराउंडिंग में कोई भी कंट्रोवर्सी है तो आपने उसको ज़रूर मेंशन करना है अपने क्रिटिकल एनालिसिस में। वो कहता है कि आपको जो एक एनालिसिस करने के लिए दिया गया है उसके अंदर कोई लिटरेरी लैटिन टर्म आ जाती है या लैटिन पोइट्री का यूज़ किया गया है या किसी भी पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है तो आपने दोस्तों उसको क्या करना है, मेंशन ज़रूर करना है उस एनालिसिस के अंदर। इससे आप क्या होगा, इसका आपका एक एनालिसिस जो आप लिख रहे हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव होगा और आपको वो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स भी दिलवा सकता है और एक एग्ज़ामिनेशन चेक करके ऊपर उसका इम्प्रेशन भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अवॉइड टर्निंग द फोकस इनवर्ड। वो कह रहा है इवन दो मच ऑफ दिस इज सब्जेक्टिव यू शुड कीप योर टोन एकेडमिक इंस्टेड ऑफ पर्सनल। वो कह रहा है कि इसमें आपने अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ बयान इतनी ज़्यादा नहीं करनी, अपने बारे में अपनी पर्सनल कोई भी अवॉइड फ्रेजेस लाइक आई थिंक और इन माई ओपिनियन। वो कह रहा है किसी भी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो आपकी अपनी थिंकिंग होती है या अपनी राय होती है किसी दूसरे के काम के ऊपर। वो कह रहा है कि आपने अपनी ओपिनियन या अपनी थिंकिंग देनी है किसी दूसरे के काम के ऊपर, लेकिन अपनी पर्सनल कोई भी थिंकिंग नहीं देनी। लेकिन इस तरह के वर्ड्स जैसा कि आई थिंक, माई ओपिनियन, इन अल्फाज से दोस्तों ग्रेज करना है, ये क्रिटिकल एनालिसिस में अच्छे नहीं समझे जाते। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट है डू नॉट फोकस ऑन समरी। You need to provide enough summary about the work of your critic to have a sensible context. दोस्तों आपने जो अपने दिमाग के अंदर खाका तैयार किया था उस पर ज़्यादा फोकस
नहीं करना। जब आप लिखने बैठें तो सिर्फ उसी को याद करके ना लिखें, आपके दिमाग आपने जो याद किया था उसको ना लिखें, बल्कि आप राइटर ने जो ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल एनालिसिस करने के लिए जो आपको एक चीज़ लिटरेरी टर्म दी गई है, उसमें अंदर जो ओरिजिनल चीज़ें उसने लिखी हैं उनको आपने बार बार पढ़ना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, इसी तरह आपसे मिस ना हो जाए। इस तरह नेक्स्ट हमारा है इंक्लूड योर ओन थीसिस। इंक्लूड योर ओन थीसिस, यहाँ पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, अपनी स्टेटमेंट, अपनी आर्ग्यूमेंट्स भी इसमें शामिल करें और उसको प्रूव करने की भी कोशिश करनी है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा समराइज द वर्क। वो कह रहा है कि क्विकली सम अप द की पॉइंट्स द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल एक्टिव मेंशन इन हिज और हर डिफेंस। वो कह रहा है कि काम को समराइज़ करें। इसमें क्या उर्दू में आपको मैं एक एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। क्या कहता है, काम को समराइज़ करना है। अगर बहुत बड़ा नावल है या बहुत बड़ी चीज़ है तो उसे अच्छे तरीके से जो ऊपर पॉइंट बताए गए हैं, ओरिजिनल पॉइंट्स जो आपको बताए गए हैं, ओरिजिनल चीज़ को आपने क्या करना है, समराइज़ करना है। उसी को ही, ओरिजिनल चीज़ को ही आपने एक्सप्लेन करना है। कोई बाहर की चीज़ें, सराउंडिंग की चीज़ें नहीं लेके आनी, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है। दोस्तों इसके बाद है ब्रेक इनटू योर क्रिटिक। द क्रिटिकल एनालिसिस इटसेल्फ शुड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ अ बॉडी एंड शुड कम फ्रॉम टू द गाइडलाइंस मेंशन्ड। इस तरह द एनालिसिस प्लस समरी शुड 80% ऑफ द ओवरऑल एसे एंड 20% कंसिस्ट ऑफ योर ओन आइडियाज़। वो कहता है जो समरी या एनालिसिस आप करते हैं या कर रहे हैं उसके अंदर आपने अपनी राय कभी लिखते हैं, उसके अंदर आप अपनी राय भी लिखते हैं, जो ओरिजिनल बात होती है वो भी आप लिखते हैं। वो क्या कहता है, इसने आपको परसेंटेज बताई है। वो कह रहा है जो समरी एनालिसिस आपने किया है, समरी का एनालिसिस आपने किया है, क्रिटिकल एनालिसिस, वो कितना होना चाहिए, वो 80% होना चाहिए। वो कहता है एनालिसिस प्लस समरी, समरी का जो एनालिसिस किया है वो 80% होना चाहिए, और जो आपकी अपनी ओपिनियन है या थिंकिंग है वो 20% में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों ये था आपका ब्रेक इनटू योर क्रिटिक, ये हमारा ये पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कंक्लूड विद योर फाइनल जजमेंट। वो कह रहे हैं लास्ट है इन योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्लियरली रिस्टेट योर थीसिस और ओवरऑल ओपिनियन ऑफ द एनालाइज्ड वर्क। द कंक्लूजन शुड only take up about 10% of the overall paper। इसमें आपने दोस्तों ये वाजे करना है कि आया कि उसने ये अच्छा काम किया या बुरा काम किया, या आपको उसका काम कितना पसंद है। आपने इसे ओवरऑल क्या करना है, 10% में डिस्क्राइब करना है। वो कह रहा है द कंक्लूजन शुड ओनली टेक अप अबाउट 10% ऑफ द ओवरऑल पेपर, के 10% में आपने दोस्तों क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कि क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह रीड किया जाता है और किस तरह रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।